हाय, तो आज मैं इताची शिंडेन चैप्टर 2 सब चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगा। मैं चैप्टर 3 और 4 एक साथ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर मैं दोनों को एक ही वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसीलिए मैं चैप्टर 4 को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इताची शिंडेन के इस सब चैप्टर में भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आप जान पाओगे कि इताची की टीम कैसे ब्रेक हुई, आप इताची के एक हॉरिबल मिशन के बारे में जान पाओगे जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और सबसे जरूरी इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इताची ने अपनी शारिंगान कैसे अवेक करी थी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सच में मजा आएगा। अब करीब 1 साल हो चुका है इताची को ग्रेजुएट हुए और अब वो 8 साल का हो चुका है। उसका करियर एज अ निंजा स्मूथ चल रहा है, उसे कोई पर्टिकुलरली डिफिकल्ट मिशन पे अभी तक नहीं भेजा गया है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो उसका फर्स्ट मिशन था स्टोन के स्पाई को पकड़ने का, वही उसका आज तक का हार्डेस्ट मिशन रहा है। उसकी जो रिलेशनशिप है उसके टीममेट्स के साथ, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है पिछले 1 साल में। टेन्मा आज भी इताची को एक्सेप्ट नहीं करता, शिंको आज भी टेन्मा के एटीट्यूड से चिढ़ती है, और यूकी आज भी दूर से खड़े होकर के पैनिक होते रहते हैं, और इताची भी खड़े होकर के देखने के अलावा कुछ स्पेशल नहीं करता। उसको लगता था कि ये एक अननेचुरल टीम है, पर अब एक ही काम को बार बार कर करके और एक ही चीज को बार बार देख देख के उसके लिए सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। हाँ, ये सारे अभी तक एक दूसरे पर रिलाय करके एज अ टीम काम नहीं करते, पर समाउ इनके मिशन पूरे हो जाते थे, तो इताची को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इताची का भी कोई इंटेंशन नहीं था इस टीम में ज्यादा टाइम रुकने का, क्योंकि उसने अपने दिमाग में अचीवमेंट्स का एक ढांचा बना रखा था कि उसे कैसे पहले चुनिन बनना है, फिर जोनिन बनना है, फिर जाकर के वो कहीं एक बेस्ट निंजा बन पाएगा जो इस दुनिया से सारी वॉर्स को खत्म कर देगा। और इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए वो शांति से बैठ नहीं सकता था। उसके पास जितना टाइम था उसे वो अपने टीममेट्स या टीचर की चिंता करने में वेस्ट ना करके उस टाइम को अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में लगाता था, और इसी वजह से उसने अपने निंजुत्सु को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया था कि उसे वो अपने मिशंस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर उसे कोई चीज में दिक्कत निकालनी हो तो उसे बस एक ही चीज से दिक्कत थी कि यूकी ने उसे चुनिन एग्जाम्स के लिए रिकमेंड नहीं किया था, और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि टेन्मा और शिंको अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे कि वो चुनिन एग्जाम्स दे पाए, और चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 3% टीम होनी चाहिए। वैसे जब इताची को पता चला था कि वो चुनिन एग्जाम नहीं दे सकता, तब उसने यूकी को कन्विंस करने की भी कोशिश करी थी कि उसे चुनिन एग्जाम देने दिया जाए। नॉर्मली यूकी से जब भी इताची कुछ कहा करता था तो यूकी उसके बात पर कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर किया करते थे, पर इस बार यूकी ने इताची को फोर्सफुली मना कर दिया था। इस बार इताची की बात से उनके चेहरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। उनका मानना था कि इस साल चुनिन एग्जाम देना इस टीम के लिए इम्पॉसिबल है। अब इताची के पास गिव अप करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी, पर इताची अभी भी चुनिन प्रमोट हो सकता था, भले से वो एग्जाम नहीं दे सकता था, फिर भी अगर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और जोनिन उसे रिकमेंड करते तो। वैसे टीम 2 के रिजल्ट्स को देख करके कोई भी इंसान आसानी से ऑब्जर्व कर सकता था कि इताची ने इस टीम में कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये फैक्ट है कि इताची की जजमेंट उसके सुपीरियर जोनिन को भी सरपास कर चुकी है। वो हर निंजा एक्ट्स और फाइटिंग टेक्निक्स में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, और इन सब चीजों की मदद से साफ साफ पता चलता है कि वो अपनी टीम को हर बड़े डेंजर से बचा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, यही सोच करके इताची हमेशा खुद को दिलासा दिया करता था, और डे बाय डे वो अपने मिशंस में ज्यादा पुश किया करता था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूकी के हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जिसे देखते हुए अपने टीममेट्स को समझा रहे थे कि जब से वॉर खत्म हुई है तब से सारे लैंड्स रिलैक्स्ड हो चुके हैं, और अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करना या एक विलेज से दूसरे विलेज ट्रेवल करना काफी सेफ हो गया है। इसीलिए ये मिशन एक गेनिन सेंटर्ड टीम को असाइन किया गया है। मिशन लैंड ऑफ फायर के डायमो को गार्ड करने का है। जो कोनहा विलेज है या कह लो जो लीफ है वो लैंड ऑफ फायर की टेरिटरी के अंदर आता है, और जो लैंड ऑफ फायर का रूलर है उसे डायमो कहा जाता है। वैसे लीफ भले से लैंड ऑफ फायर के अंडर आता है, पर फिर भी ये सेमी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, वो भी अपने खुद के इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ, जहाँ होकागे टॉप पर होता है। ऑन पेपर लैंड ऑफ फायर का जो डायमो है वो होकागे के ऊपर आता है, पर अभी लैंड ऑफ फायर की मिलिट्री और लीफ के निंजास एक साथ काफी अच्छे से रह रहे हैं, ताकि दोनों की रिलेशनशिप एक अलायंस ऑफ इक्वल्स की तरह रहे, ना कि किसी मास्टर और सर्वेंट की तरह। लैंड ऑफ फायर के डायमो हर साल लीफ आते हैं, और ये इवेंट दोनों साइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस चीज से जान सकते हो कि ग्रेट निंजा वॉर में भी ये मीटिंग होती थी। टीम 2 को मिशन असाइन किया गया डायमो की ट्रिप पे उनको गार्ड करने का। वैसे जो डॉक्यूमेंट यूकी पढ़ के सबको बता रहे थे वही सेम डॉक्यूमेंट सबके पास थे, और उसी डॉक्यूमेंट को देखते हुए टेन्मा बोलता है, तो हम चारों उनको गार्ड करने के लिए जा रहे हैं। यूकी ने बोला, ऑफिशियली हाँ, हम ही जा रहे हैं, पर हमारे पीछे से 4 ऑनबूज भी हमारे मिशन पर छुप करके ध्यान रखेंगे, और तो डायमो के पास भी उनके सबसे स्किल्ड 12 निंजास में से 2 हमारे साथ रहेंगे। टेन्मा ने बोला, तो बेसिकली हम बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, है ना? यूकी ने अपने सिर को धीरे से हिलाते हुए बोला, वेल बेसिकली यस।
जब से वॉर खत्म हुई है तब से रोड काफी सेफ हो गई है और जो जोनिन टीम खुद को सबसे अलग दिखाने में सक्सेसफुल होती है उसी को ये मिशन असाइन किया जाता है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो ये असाइनमेंट एक ग्रेट ऑनर की तरह होता है। यूकी की ये बातें सुनकर टेनमा और शिंको दोनों मुड़ करके इताची की तरफ उसे देखने लगे और ये फील करके इताची चुपचाप अपनी आंखें अपने डॉक्यूमेंट्स में गड़ाए हुए था। यूकी बोलते हैं, कल सुबह 4 बजे हम विलेज के मेन गेट पर मिलेंगे तो लेट मत होना। टेनमा और शिंको ने जोर से हाँ बोला और इताची ने अपने सिर को बस चुपचाप धीरे से हिला दिया। चलो कल मिलते हैं, ये बोल करके यूकी वहाँ से गायब हो गए। अब वहाँ पर सिर्फ 3 गैनिन सी बचे हुए थे। टेनमा ने इताची को देखते हुए बोला, गेस यू आर द विलेज पेट। शिंको ने यह सुनकर के टेनमा से बोला, तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते। शिंको की बात सुनकर के टेनमा ने जमीन पर थूकते हुए बोला कि तुम्हारा एटीट्यूड सच में बहुत बुरा है। यहाँ पर अब वही रोज वाला सीन चल रहा था। मुझे यहाँ पर और कितने दिन रहना पड़ेगा? ये बात इताची के मुंह से निकलने ही वाली थी, पर तभी इताची को याद आता है कि उसकी टीम भी वहीं पर है और ये बात याद आते ही उसने ये बात अपने अंदर ही निकल ली। फिर उन दोनों की तरफ पीछे मुड़ा और बोला, चलो ठीक है कल मिलते हैं, और वो ये बोल करके गायब हो गया। टेनमा धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, ये हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है जैसे यही सब कुछ हो। अब हमारा सीन कट होता है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि लैंड ऑफ फायर के डायमो एक कटे हुए पेड़ पर बैठ करके अपने कप को देखते हुए बोल रहे थे कि मुझे पता है कि ये मैं हर साल बोलता हूँ पर कोनहा सच में बहुत दूर है। वैसे ये काफी बुढ़े हो चुके थे और अब इनके चेहरे पर काफी झुर्रियां भी पड़ चुकी थी। इनके माथे पर वाईफाई बन चुका था। उनके पीछे उनका लग्जूरियस पेनाक्विन वेट कर रहा था। वैसे पेनाक्विन इसे कहते हैं। उनके आसपास उनके 12 ग्रेट निंजास में से 2 वहीं खड़े थे और डजन ऑफ अटेंडेंट्स भी खड़े थे और इताची की टीम उनके आसपास एक सर्कल की फॉर्मेशन में खड़ी थी। इन लोगों का रास्ता एक मेन रोड से होते हुए जाता है जो लैंड ऑफ फायर और कोनहा को कनेक्ट करता है और इन लोगों ने अभी तक में आधा डिस्टेंस कवर कर लिया और अब ये लोग विलेज के बहुत पास हैं। जो सड़क अभी तक सीधी थी वो अब धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई बनती जा रही थी और अब हर तरफ हरियाली हरियाली थी। यूकी ने रुक करके बोला, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जल्दी जल्दी चलें, वरना रात होने से पहले हम विलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। डायमो अपने पेलिंक्विन से खुद चलने के लिए उतरे और बोले, मुझे पता है। उनके उतरने के बाद जो उनके 2 गार्ड निंजा थे उन्होंने उनका एक हाथ पकड़ लिया। तभी इन लोगों की यह बात सुनकर के इताची ने यूकी को उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हुए बोला, मास्टर मिनाजुकी। ये बोलने के बाद वो लगातार रोड की साइड देखे जा रहा था। यूकी ने क्या बोलते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ लगातार इताची देखे जा रहा था। अब उनका चेहरा भी ठंडा पड़ चुका था और अपने टीममेट्स में चेंजेस देख करके टेनमा और शिंको भी अब अलर्ट हो गए थे। यूकी ने उन दोनों 12 गार्ड निंजास से चिल्लाते हुए बोला, डायमो। उनका ऐसा बोलने का यह मतलब था कि तुम डायमो के पास रहो। उन दोनों निंजा गार्ड ने ओल्ड मैन को दोनों साइड से पकड़ लिया और उठा करके उन्हें पेलिंक्विन में बिठा दिया और अब टीम 2 के चारों मेंबर्स डायमंड शेप फॉर्मेशन बनाते हुए डायमो की टीम के सामने आ गए, जहां पर यूकी सबसे आगे खड़े हुए थे। ये चारों अपने आगे एक आदमी को आते हुए देख रहे थे। वो आदमी बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बाउंस करते हुए चल रहा था। उसके बारे में पर्टिकुलरली कुछ सस्पिशियस तो नहीं था, पर अगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था तो ये चारों इतने अलर्ट होकर के एक फॉर्मेशन में क्यों आ गए थे? रीजन था उस आदमी का फेस जो एक अजीब से मास्क से ढका हुआ था। वो मास्क ऑरेंज कलर से पेंट हुआ था और उस पर ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल अनइवन लाइंस भी बनी हुई थी। उस मास्क के राइट साइड पर आंख के पास एक गाढ़े काले कलर का छेद भी था जिससे वो आदमी देख पा रहा था। उस आदमी ने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था जिसके कॉलर्स खुले हुए थे और वो कोट नीचे नीज तक पहुंच रहा था। इस आदमी की अपीयरेंस ऐसी थी जिसको भूला या अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसके चलने की स्टाइल्स और इसको देख करके लग रहा था कि ये निंजा तो नहीं है, पर इताची की इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि इस आदमी के बारे में कुछ तो गलत है या ये आदमी सही नहीं है और इताची की टेंशन वहां खड़े उसके तीनों टीममेट्स फील कर पा रहे थे। तभी पीछे से उन 2 गार्डियन निंजास ने पूछा कि सुनो, क्या सब ठीक है? यूकी ने रिप्लाई करते हुए बोला, हम लोग वही चेक करने जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज वहीं वेट करो। वो आदमी धीरे धीरे उन लोगों के पास आया और उसने अपने राइट आर्म को उठाते हुए बोला, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? इस आदमी की आवाज सुनकर के ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ी नींद में है। इस आदमी का ऐसा नेचर देख करके यूकी ने स्माइल करते हुए उससे बोला कि आज तो इस रोड को बंद रखा गया है, तो तुम यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने अपने हाथों को खोलकर या कह लो बाहों को फैलाते हुए बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या? सभी की आंखें उसी आदमी पर थी। तभी अचानक से ऐसा लगा कि हवा थम गई हो। इताची को अपने चाकरा में थोड़ा डिस्टरबेंस फील हुआ। उसने जोर से चिल्लाया, मास्टर मिनाजुकी! पर वो बहुत लेट हो चुका था। ये गेंजुत्सु था। यूकी बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़े हो गए थे। इताची को फील हुआ कि उसके पीछे खड़े लोग भी फ्रीज हो चुके हैं। डायमो, उसके क्लोजेट्स, उसके 2 गार्डियन निंजा सब गेंजुत्सु में घुस चुके हैं। उस अनजान आदमी ने बोला, ओह क्या कोई भी है जिसने मेरा गेंजुत्सु डॉज कर लिया हो?
एक ही पल में सब बदल गया था। जिस आदमी की बातें थोड़े टाइम पहले पागलपन लग रही थी, अचानक से उसकी आवाज में एक इंटेलिजेंस झलकने लगी। उस मास्क का जो होल था वो इताची की तरफ रुक गया। उस आदमी ने बोला, शायद यहाँ 2 लोग हैं। ये सुनकर के इताची को थोड़ा शौक लगा कि वो एक अकेला बंदा नहीं है जो गेंजुत्सु से बाहर निकल सकता है। तभी उसे उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए एक चाकरा फील हुआ। वो टेनमा था। इताची ने जोर से बोला, तुम क्या कर रहे हो टेनमा? पर उसे पता चलने से पहले ही टेनमा उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था और भागते हुए टेनमा ने इताची को देखते हुए उस आदमी से कहा, मेरी स्पेशलिटी गेंजुत्सु है, तो तुम मुझे इस तरीके की टेक्निक से हरा नहीं सकते। उस आदमी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, इस तरीके की टेक्निक से? इताची देखता है कि वो आदमी हंस रहा है। टेनमा ने बोला, अगर हम दोनों उस बंदे पर अटैक करें तो ऐसे बंदों को हराने में सेकंड्स भी ना लगे। इताची चिल्लाते हुए बोला, टेनमा रुक जाओ, हमें इस सिचुएशन को केयरफुली और कामली देखना होगा। पर अब तक में टेनमा ने अपने कुनाई को उस आदमी के गले में घुसा दिया था। उस आदमी ने बोला, एक ऐसा निंजा जो सिचुएशंस को असिस्ट नहीं करता। पर तभी तक में टेनमा ने बोला, ये क्या हो रहा है? टेनमा डर चुका था। वैसे उसके डरने का एक अच्छा रीजन भी था। टेनमा का हाथ पहले उस आदमी के गले में घुसा और फिर बाद में पीछे से बाहर आ गया। पहली बार दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो टेनमा ने उस आदमी को मार दिया हो। पर अगले ही पल ये नोटिस होता है कि वो आदमी जरा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ और तो और वहाँ पर सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं गिरा। टेनमा का हाथ उस आदमी के बॉडी के आर पार हो चुका था। उस आदमी ने तभी बोला, तैयार हो जाओ मरने के लिए। टेनमा के अंदर से एक अजीब सी आवाज निकली। अब टेनमा की बॉडी हवा में थी उस आदमी के हाथ के सहारे। उस आदमी ने अपना हाथ टेनमा की बॉडी के आर पार कर दिया था और इस बार ये कोई इल्यूजन भी नहीं था। एज अ प्रूफ उसकी बॉडी से ताजा खून निकल रहा था जो पानी की तरह जमीन पर बह रहा था। टेनमा अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था, पर उसका हिलना समय के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एक टाइम के बाद उसका हिलना कम्प्लीटली बंद हो गया था। उस आदमी ने बोला, जो रश करते हैं, जल्दी जल्दी में आगे भागते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, वो जवानी में ही मारे जाते हैं और यही रियलिटी है निंजा वर्ल्ड की। उस आदमी ने टेनमा की आंखों को देखा जो लगातार आसमान की तरफ देखे जा रही थी। फिर उसने आगे बोला कि अब तुम्हारे समझने का टाइम जा चुका है ना? तभी उस आदमी ने अपने हाथों को जोर से झटका जिससे टेनमा की बॉडी जमीन पर जोर से टकरा गई। फिर उस आदमी ने इताची से बोला, तुम इस बच्चे की तरह बेवकूफ नहीं हो ऑफ कोर्स, बल्कि तुमने शांति से अपनी पावर और मेरी पावर को मेजर किया। बहुत बढ़िया उचिहा इताची। इताची ने बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस आदमी ने आंसर दिया, मुझे लगता है कि मैं उचिहा के बारे में सब जानता हूँ। जो आदमी अभी तक बाउंस करते हुए चल रहा था वो अब सीधा चलने लग गया, किसी निंजा की तरह। उस आदमी ने आगे बोला, मेरा ऑब्जेक्टिव उस बुढ़े आदमी की जिंदगी है। अगर तुम पीछे बैठ करके चुपचाप देखोगे तो मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ दूंगा। ये बात उसने इताची से बोली। इताची को इस टाइम पे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि उसका गला चोक हो रहा हो। पर उसने खुद को डेस्परेटली फोर्स करते हुए बोला कि मैं निंजा हूं कोनोहा का। जैसे कोई मेढक सांप के आगे आ जाने पर अपने शरीर को अपने मन चाहे तरीके से नहीं हिला पाता, वैसे इताची भी अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था। शायद एक रीजन उस आदमी का ऑरा था, या शायद उसे अपनी पावर और उस आदमी के पावर का डिफरेंस पता चल गया था, ये रीजन था। या फिर उसके शरीर का सारा खून उसके सर में इकट्ठा हो चुका था। पर जो भी रीजन था वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। इताची के दिमाग में कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में। ये पहली बार था उसकी लाइफ में जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। वो मास्क मैन इताची के साइड में आ गया। डायनामो की तरफ जाते हुए अचानक से इताची के साइड में खड़ा होकर के बोला, क्या तुम एक बार दोबारा बोलोगे जो तुमने अभी थोड़े टाइम पहले बोला था? यह बोल करके उसने अपने सर को एक साइड टिल्ट कर लिया। इताची ने अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में उसी बात को दोबारा बोला कि मैं कोनोहा का निंजा हूँ। उस आदमी ने बोला कि तुम्हारी बातें इंडिकेट करती है कि तुम मरना चाहते हो। मरना चाहता हूँ? इताची ने ध्यान से सोचा। उस आदमी ने आगे बोला, तुम एक अच्छे निंजा बन सकते हो। कोई जरूरत नहीं है वैसे कि तुम यहाँ मरने के लिए इतना रश कर रहे हो, पर फिर भी अगर तुम कहोगे कि तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इताची अपनी ठंडी पड़ चुकी बॉडी को हिलने का ऑर्डर देता है। उसने किसी तरीके से अपने राइट हैंड को मूव कराया। उसने उस आदमी के मास्क पर अपने हाथों से मारा, क्योंकि इस मोमेंट पर उसके हाथ में कोई कुनाई नहीं था। जैसे टेनमा के साथ हुआ था वही दोबारा हुआ। इताची का हाथ उस आदमी के फेस से होता हुआ उसके पीछे से निकल गया। उसको ये पक्का पता था कि वो आदमी उसके साइड में ही खड़ा है, पर कोई सेंस ऑफ टच उसे महसूस नहीं हुआ था। इताची को ये सोच करके अब डर लगने लग गया था कि शायद वो शुरू से इस आदमी के गेंजुत्सु में फंसा हुआ है। उस आदमी ने बोला, आई सी, तुम सच में मरना चाहते हो। ये बोल करके उस आदमी ने अपने हाथों को इताची की तरफ बढ़ाया और जोर से नीचे की तरफ स्विंग किया। उस आदमी का पाम इताची के सर पर टच होने से कुछ इंच पहले ही रुक गया। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, ये चाकरा ककाशी हातके। उस आदमी ने अपने फेस को दोबारा से इताची की तरफ घुमाते हुए बोला, तुम मरने के बहुत करीब से बचे हो उचिहा इताची।
वो मास्क अब गायब होने लग गया था। वो आदमी अपने मास्क के उस काले छेद में खींचा चला गया। जैसे कई बार सिंक में पानी भर जाता है और हम नॉब को हटाते हैं तो सारा पानी गायब हो जाता है, उसी तरीके से वो आदमी भी उस छेद में गायब हो गया। इताची बिल्कुल शांत पड़ चुका था। तभी आसमान से 4 लोग आते हैं जिन्होंने एनिमल मास्क पहना हुआ था। ये ऑनबूज हैं जो होकागे के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर काम करते हैं। उन चारों में से जो सबसे छोटा था, जिसके ग्रे हेयर से, उसने इताची को कंधे से हिलाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? यहाँ क्या हुआ था? और बाकी के 3 ऑनबूज डायमो और बाकी के लोगों को गंजूत्सु से रिलीज करने में लगे हुए थे। डायमो ने गंजूत्सु से बाहर आते टेन्मा की मरी हुई बॉडी को स्पॉट किया और डर में चिल्ला उठा। जो मास्टर ऑनबू इताची से बात कर रहा था उसने इताची से कहा। अचानक से सारे लोग गेंजूत्सु में फंस गए थे और सबको गेंजूत्सु से रिलीज करने में काफी टाइम लग गया, तो सॉरी हम लेट हो गए। इताची ने उस फॉक्स मास्क बॉय को देखते हुए बोला, ककाशी हातके। उस ऑनबू ने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? दरअसल इताची के अंदर ये गट फीलिंग आ रही थी कि उसके सामने जो खड़ा है वो ककाशी ही है। अब हमारा सीन कट होता है और हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इताची अपने घर में है। उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। ब्लैंकेट की गर्माहट के बावजूद भी वो कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का अटैक हुए काफी दिन बीत चुके हों, पर यह बात अभी कुछ घंटे पहले की थी। इस सिचुएशन को देखकर डायमो की विजिट भी पोस्टपोन हो चुकी थी और अब वो लैंड ऑफ फायर लौट चुका है। और इस तरफ ऑनबू और यूकी की रिपोर्ट सुनकर होकागे और अदर ऑफिशियल्स ने इताची की रिपोर्ट को कुछ दिन बाद लेने का डिसाइड किया। विलेज में लौटने के बाद से इमीडिएटली इताची को घर भेज दिया गया था। उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। वो बस अपने कंबल में लेटा हुआ था, जबकि अभी तो बस शाम ही हो रही थी और अभी तक तो सास्के भी नहीं सोया था। इताची ने खुद को अपने ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था और वो लगातार कांपे जा रहा था। उसको अंदर से काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी। टेन्मा की डेथ उसकी आंखों के सामने हुई थी। उसके हिसाब से वो अकेला था जो टेन्मा को बचा सकता था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। इताची को अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। उनकी आवाज स्लाइडिंग डोर के पीछे से आ रही थी। वो अभी अभी घर आए थे। उन्होंने इताची की मम्मी मिकोतो से पूछा कि क्या इताची ठीक है? इताची की मम्मी ने बोला उसने अपना डिनर छोड़ दिया और वो बस अपने रूम में बैठा हुआ है। वो अब एक निंजा है। उसके टीममेट्स कई बार उसकी आंखों के सामने मारे जाएंगे, उसके पापा ने बोला। पर वो तो अभी सिर्फ 8 साल का ही है ना, उसकी उम्र तो अभी एकेडमी में अपने दोस्तों के साथ खेलने की है, उसकी मम्मी ने बोला। ये 8 साल की उम्र में इतने बड़े मिशन पर गया, ये प्रूफ है उसके टैलेंट का। और इसे ये मिशन इसीलिए दिया गया था क्योंकि इसने विलेज में काफी अटेंशन ड्रॉ करी है, जिसकी वजह से इसे डायमो को प्रोटेक्ट करने का मिशन मिला। और क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मिशन था तो इसमें एलिमेंट ऑफ डेंजर्स तो होने ही थे। वैसे एक निंजा वायलेंस, डिस्ट्रक्शन और क्योस में ही बड़ा होता है। इताची के पापा की बातें इताची के दिल में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। He was lacking, उसमें कमियां हैं, इसी वजह से उसके टीममेट्स मरे। उसके पापा ये सब इसीलिए कह रहे थे क्योंकि वो अभी तक गुड इनफ नहीं है। उसको अभी और पावर की जरूरत है, इतने पावर की कि वो उस आदमी को हरा सके। ये सुनकर के उसकी मम्मी ने बोला कि आप उसे मिलिट्री पुलिस फोर्स में नहीं ले सकते ताकि वो आपके अंदर काम करे। उसके पापा ने बोला वो मिलिट्री पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा है। इताची के पापा की बोली हुई एक एक बात इताची के अंदर घुसती जा रही थी। उसके पापा ने आगे बोला, मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, उसे एज अ गैनिन अभी काफी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। उसकी मम्मी ने बोला ही इज जस्ट, पर तभी तक में उसके पापा ने उसकी मम्मी को काटते हुए बोला कि मुझे पता है कि वो इस चीज से बाहर निकल जाएगा। इताची अपने ब्लैंकेट को अपने आसपास और जोर से लपेट लेता है ताकि वो अपने पापा की आवाज से बच सके। इताची उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा था अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से। उसकी बॉडी शॉक में कांप रही थी उस फीलिंग की वजह से। वो इसलिए नहीं कांप रहा था कि वो डरा हुआ था, उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच कर कि वो कितना यूजलेस है। और उसके अंदर बहुत सारे सैड इमोशंस आ रहे थे और इन्हीं इमोशंस की वजह से वो कांप रहा था। उसको और पावर चाहिए थी। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने टीममेट्स को बचा सके, नॉट इनफ कि वो अपने पापा को सेटिस्फाई कर सके। उसको बहुत बहुत पावर चाहिए थी। उसको उस मास मैन के बियॉन्ड जाना था। नहीं, उसको इस चीज का बिलीव था कि वो इस दुनिया में किसी के भी बियॉन्ड जा सकता है और जिस दिन वो इतना पावरफुल हो जाएगा उस दिन वो सारी फाइट्स को रोक देगा। उसको अपनी आंखों के अंदर गर्माहट महसूस हो रही थी। ये आंसू नहीं थे, ये उससे भी गर्म चीज थी। उसको अपनी गर्दन के पीछे स्ट्रॉन्ग पल्स महसूस हो रही थी और एक गर्माहट पूरी बॉडी ट्रेवल करके उसकी आंखों में इकट्ठा हो रही थी। इताची फाइनली रियलाइज करता है कि जो सोर्स था इस पावर का वो चाकरा था। जो भी उचिहा क्लैन में पैदा होता है उनके अंदर फायर एट्रीब्यूट वाले चाकरा होते ही हैं। पर इताची को आज तक अपनी लाइफ में इस तरीके की गर्माहट कभी नहीं महसूस हुई थी अपने चाकरा से। पर उसने बहुत ही कामली समझने की कोशिश करी कि उसके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसने अब धीरे से चादर को हटाया और अपने फूतों पर बैठ गया। फूतो एक तरीके का तकिया होता है जिस पर लोग बैठते हैं, जैसे ये।
जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसके लिए सारी दुनिया लाल हो चुकी थी। हर चीज अलग लग रही थी एज कम्पेयर टू जो वो थोड़ी देर पहले थी। इताची के रूम के स्लाइडिंग डोर के दूसरी तरफ 3 डिफरेंट साइज की फ्लेम्स थी, जो थी द लिविंग ऑफ फादर, मदर एंड सास्के। अब उसे दरवाजा दिखना बंद हो गया था। वो साइड वाले रूम में क्लियरली देख पा रहा था। अगर वो थोड़ा और कंसंट्रेट करता तो वो इन तीनों के हार्ट को बीट करते हुए भी देख सकता था। इताची को अब कमजोरी महसूस हो रही थी। वो अपने चक्रों को वेस्ट कर रहा था। अब उसने अपनी आंखों को बंद किया और लंबी सी सांस ली, और जब उसने अपनी आंखों को दोबारा खोला तब हर चीज बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी। दिस शारिंगान, उसको वो मास्क मैन याद आ रहा था। इताची ने एक आंख देखी थी उस मास्क के छोटे से एक छेद के अंदर। उसे अच्छे से याद है कि उसने 3 टमोय देखे थे। अब इताची धीरे से बोलते कि तुम मेरे को अगली बार हरा नहीं पाओगे, और उसकी आंखें दोबारा रेड हो जाती हैं। हमारा चैप्टर 2 सब चैप्टर 3 यही खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। बाय द वे, अगर आपको एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्यूचर में बहुत सी औसम वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप नहीं चाहते उन वीडियोस को मिस करना तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।